स्कूल जाने वाली सास। ये कहानी है कुंदनपुर गांव में रहने वाली सुमित्रा नाम की एक औरत की। सुमित्रा अपने इकलौते बेटे कैलाश के साथ रहा करती थी। कैलाश शहर की एक बड़ी कंपनी में काम किया करता था, जहां पर उसे अंजलि नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है और वो उससे शादी करके उसे अपने घर ले आता है। और अंजलि भी एक बहुत ही पढ़ी लिखी लड़की थी। सुमित्रा को तो पढ़ाई का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। उसके लिए तो सब चीज काला अक्षर भैंस बराबर था। लेकिन उसके बावजूद भी सुमित्रा एक बहुत अच्छी सास थी, जो अपनी बहू से बहुत प्यार किया करती थी। उसे घर में बेटी की तरह सम्मान दिया करती थी। और उधर पहले घर के सारे हिसाब किताब की जिम्मेदारी कैलाश ही देखा करता था। लेकिन उसकी शादी हो जाने के बाद वो घर के सारे हिसाब किताब की जिम्मेदारी अंजलि को सौंप देता है। और उस दिन के बाद से घर के सारे हिसाब किताब की जिम्मेदारी अंजलि ही देखा करती थी। लेकिन शादी के कई महीने बीत जाने के बाद भी अंजलि को इस बात की जरा भी खबर नहीं थी कि उसकी सास को बिल्कुल भी पढ़ना लिखना नहीं आता है। इसलिए एक दिन ऐसे ही जब अंजलि को किसी काम से बाहर जाना होता है, तो वो अपनी सास से कहती है, अरे माँ जी, मुझे किसी काम से बाहर जाना है, तो अगर पीछे से धोबी कपड़ों के हिसाब के पैसे लेने आए तो आप देख लेना। मैंने पैसे अपने अलमारी में रख दिए हैं, तो आप उसे गिन कर दे देना, ठीक है? ठीक है बहू, तुम चिंता मत करो, मैं कपड़ों का हिसाब किताब देख लूंगी, तुम आराम से जाओ। सुमित्रा ये सोचकर अपनी बहू की बात मान जाती है कि उसकी बहू ने सारे पैसे जोड़ कर ही रखे होंगे और उन्हीं पैसों को ले जाकर वो धोबी को दे देगी। और उसी समय अंजलि अपने काम से बाहर चली जाती है और उसके कुछ देर बाद ही धोबी अपने कपड़े के हिसाब के पैसे लेने आ जाता है। नमस्ते मेम साहब, ये लीजिए कपड़े और इसका हिसाब कर दीजिए। अरे हाँ, तुम यहीं रुको, मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ। उसके बाद सुमित्रा कपड़े के पैसे लेने कमरे में जाती है। लेकिन जैसे ही वो अलमारी खोलती है तो उसमें बहुत सारे पैसे रखे होते हैं। अरे, इसमें तो बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन अब मुझे कैसे पता चलेगा कि कपड़ों के कितने पैसे हुए? शायद बहू ने कपड़ों के पूरे पैसे गिन कर ही रखे होंगे। एक काम करती हूँ, ये सारे ही पैसे ले जाकर धोबी को दे देती हूँ, बाकी जितना भी कम ज्यादा होगा वो मुझे बता देगा। इतना कहकर सुमित्रा वो सारे पैसे ले जाकर धोबी को दे देती है और कहती है, अरे सुनो, ये लो पैसे और एक बार इन्हें गिन लो, कहीं ज्यादा या कम तो नहीं। उसके बाद वो धोबी पैसे गिनने लगता है और उसे पता चल जाता है कि ये पैसे तो बहुत ज्यादा है। और उसे इस बात की खबर थी कि सुमित्रा को पैसे गिनना बिल्कुल भी नहीं आता। और इसी बात का फायदा उठाकर वो कहता है, अरे हाँ मेम साहब, मेरे कपड़ों के इतने ही पैसे हुए थे। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। इतना कहकर वो धोबी वहाँ से चला जाता है। और उसके कुछ देर बाद जब अंजलि घर वापस आती है तो वो कहती है, अरे माफ करिएगा माँ जी, वो मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, पता नहीं आज रास्ते में इतना जाम क्यों था। अच्छा माँ जी, क्या आपने धोबी को पैसे दे दिए? उसका पूरा हिसाब कर दिया ना? कुछ बाकी तो नहीं रह गया ना? अरे नहीं बहू, मैंने उसको कपड़े के सारे पैसे दे दिए, लेकिन एक बार तुम अपनी अलमारी में जाकर देख लो, कहीं पैसे कम तो नहीं हुए। उसके बाद अंजलि अपने कमरे में जाती है और अपनी अलमारी खोलकर देखती है तो वहाँ पर पैसे कम होते हैं। इसलिए वो आकर सुमित्रा से पूछती है, अरे माँ जी, आपने किसी और काम के लिए भी पैसे लिए थे क्या? क्योंकि वहाँ पर पैसे थोड़े कम हैं। और मैं तो बस इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि वहाँ पर पैसे थोड़े ज्यादा कम हैं। और अगर आपने किसी काम से लिए हैं तो कोई बात नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। और वैसे भी उन पैसों पर हमसे ज्यादा हक आपका है। अंजलि की बात सुनकर सुमित्रा सोच में पड़ जाती है। हे भगवान, कहीं मैंने धोबी को पैसे ज्यादा तो नहीं दे दिए। उसके बाद सुमित्रा थोड़ा हिचकिचाते हुए अंजलि से कहती है, अरे बहू, सच कहूँ तो मुझे पैसे गिनने नहीं आते हैं और ना ही मैं पढ़ी लिखी हूँ। मेरे लिए तो पढ़ाई एक अंधेर के जैसा है, इसलिए मुझे लगा कि तुमने कपड़ों के पैसे गिन कर रखे होंगे, इसलिए मैंने वो पैसे उठाकर उस धोबी को दे दिए।
लेकिन मुझे क्या पता था कि वो मुझे ही चूना लगाकर चला जाएगा। आज मेरे अनपढ़ होने की वजह से तुम्हारा इतना नुकसान हो गया। अरे माँ जी, आप क्यों चिंता कर रही हैं? आपने धोबी को ही ना पैसे ज्यादा दिए हैं, तो कोई बात नहीं, मैं अगली बार हिसाब में पैसे काट लूंगी। लेकिन माँ जी, अगर आपको पढ़ना नहीं आता था तो आप एक बार मुझसे कह देती। और आपको पता है, जब कमलेश ने मुझे ये हिसाब किताब का काम दिया था तो मैं ये लेना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आपके होते हुए ये सब काम मैं करूं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं। उस दिन के बाद से अंजलि के मन में ये बात बैठ जाती है कि अब उसे अपनी सास को पढ़ाना लिखाना सिखाना है। इसलिए वो अपनी सास के लिए एक ऐसा स्कूल ढूंढती है जहाँ पर अनपढ़ महिलाओं को शिक्षित किया जाता हो। और कई समय तक ढूंढने के बाद अंजलि को एक ऐसा स्कूल मिल जाता है जहाँ पर कई उम्र की महिलाओं को शिक्षित किया जाता था। सुनो कमलेश, मुझे एक ऐसे स्कूल के बारे में पता चल गया है जहाँ पर माँ जी की उम्र की कई महिलाएं जाकर शिक्षा प्राप्त कर रही है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि माँ जी भी वहाँ पर जाए और पढ़ना लिखना सीखे। अंजलि, तुम कह तो सही रही हो, लेकिन क्या माँ इस बात के लिए राजी होंगी? वो तो मैं नहीं जानती, बस आप किसी भी तरह माँ जी को स्कूल जाने के लिए मना लीजिए। उसके बाद कमलेश अपनी माँ को मना कर स्कूल जाने के लिए राजी कर लेता है और वो लोग अगले दिन ही जाकर सुमित्रा का स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं। और अगले दिन से ही सुमित्रा स्कूल जाना शुरू कर देती है। कुछ दिन स्कूल में पढ़ने के बाद सुमित्रा को काफी पढ़ना लिखना आ जाता है। और ऐसे ही फिर एक दिन जब धोबी अपने कपड़े के पैसे लेने आता है तो अंजलि अपनी सास को आवाज लगाकर कहती है, अरे माँ जी, एक बार आकर धोबी का हिसाब कर लीजिए, मैं यहाँ पर कुछ काम कर रही हूँ। ठीक है बहू, तुम अपना काम कर लो, मैं हिसाब देख लेती हूँ। उसके बाद सुमित्रा पैसे लेकर जाती है और कहती है, सुनो, तुमने मुझे उस दिन अनपढ़ समझकर मुझे चूना लगाया था और ये तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया था। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे मैं तो तुम्हें एक ईमानदार इंसान समझती थी, लेकिन शुक्र है मेरी बहू का जिसने मुझे इस बात का एहसास दिला दिया। मैं तो तुम्हें खामखा ईमानदार समझ रही थी, इसलिए आज के बाद अगर हिसाब में तुमने कोई भी गड़बड़ की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ। सुमित्रा की बातें सुनकर उस धोबी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो सुमित्रा से माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ कर दीजिए मेम साहब, वो मैं पैसों के लालच में आकर अंधा हो गया था, लेकिन आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। उसके बाद सुमित्रा चेहरे पर चमक और आंख में आंसू लिए हुए अंदर जाती है और अपनी बहू से कहती है, सुनो बहू, आज तुम्हारी वजह से ही मुझ में ये हिम्मत आई है कि मैं खुद से किसी का भी हिसाब किताब कर सकती हूँ। और आज मुझे पढ़ाई की अहमियत भी समझ में आ गई है, क्योंकि पढ़ लिख कर हमारे अंदर जो हौसला आता है और जो समाज में इज्जत मिलती है उसका तो अलग ही मजा है। और तुम्हारी जैसी बहू तो हर किसी को मिलनी चाहिए जिसने अपनी सास को शिक्षित किया। नहीं माँ जी, ये सब तो आपकी मेहनत का नतीजा है, जो आपने समाज के बारे में ना सोचते हुए अपने आप को शिक्षित किया। और मुझे इस बात पर गर्व है कि आप मेरी सास हैं। इतना कहकर दोनों सास बहू एक दूसरे को गले लगा लेती है और उनकी आंखों में खुशी के आंसू छलक आते हैं। टकली बहू और जादुई नदी। कुंदनपुर गांव में सूरज नाम का एक आदमी रहा करता था। सूरज दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर और गोरा चिट्टा था, लेकिन उसकी पत्नी ममता दिखने में उतनी ही काली और टकली थी, लेकिन वह मन की बहुत ही साफ और अच्छी थी। वह हमेशा सबका ख्याल रखा करती थी, लेकिन सूरज की माँ फुलमतिया को ममता बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, जिस वजह से वो अपने बेटे सूरज की आसिमा नाम की एक लड़की से दूसरी शादी करवा देती है। आसिमा दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी और उसके लंबे सुनहरे बाल थे जो उसके कमर तक आते थे, और इसी वजह से आसिमा को अपने रंग रूप पर बहुत ही ज्यादा घमंड था। वो अपने आगे किसी को भी कुछ नहीं समझती थी और उसके आते ही सूरज का भी व्यवहार ममता के प्रति पूरा बदल जाता है। अरे आसिमा, कहाँ हो तुम? जल्दी बाहर आओ। सूरज की आवाज सुनकर ममता रसोई से भागते हुए बाहर जाती है और कहती है, अरे
क्या हुआ जी, मुझे बताइए। अरे तुम्हें किसने बुलाया? मैंने तो आसिमा को बुलाया था ना। दरअसल वो आसिमा अपने कमरे में तैयार हो रही है, इसलिए मैंने सोचा। उसी समय वहाँ पर आसिमा आ जाती है और कहती है, अरे हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तो सारा दिन बस तैयार ही होती रहती हूँ। मेरे पास और कुछ काम तो है ही नहीं, घर का सारा काम तो तुम अकेले ही करती हो ना। लेकिन आसिमा, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, तुम बस गलत समझ रही हो। अरे हाँ हाँ, मैं तो हमेशा गलत ही समझती हूँ, सच्ची तो तुम ही हो। इसलिए तो बार बार अपनी ये भोली सूरत बनाकर सूरज जी को मेरे खिलाफ भड़काती रहती हो। आसिमा और ममता की इस बहस को देखकर सूरज गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, अरे अब चुप हो जाओ तुम दोनों और मेरी बात ध्यान से सुनो। हमेशा यूँ छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से लड़ने में मत लग जाया करो, और खास करके तुम ममता। लेकिन जी, मेरी भला क्या गलती है? यह सब तो आसिमा ने ही शुरू किया था ना। मुझे कुछ नहीं पता, इसलिए तुम चुपचाप से यहाँ से जाओ और अपना काम करो। और हाँ, मेरे लिए एक कप चाय भी बना देना। तुम्हें तो वैसे भी आजकल कुछ याद नहीं रहता, सब कुछ बोलकर ही करवाना पड़ता है। पता नहीं सारा दिन क्या करती रहती हो घर में। अरे अब तुम यहाँ खड़ी होकर मेरा मुंह क्यों देख रही हो? चलो जाओ यहाँ से। सूरज की बातें सुनकर ममता को बहुत ही बुरा लगता है और वह सर झुकाकर वापस से रसोई में चली जाती है। उसी समय सूरज आसिमा से कहता है, अरे आसिमा, अब तुम वहाँ गुस्से में क्यों खड़ी हो? चलो इधर आओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। मुझे नहीं चाहिए, आप बस अपनी उस काली कलूटी बीवी को समझा लीजिए कि वो मुझसे दूर रहे, वरना मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अच्छा बाबा, ठीक है, अब तो गुस्सा छोड़ दो। और ये लो तुम्हारा गिफ्ट, जो मैं खास करके तुम्हारे लिए लाया था। और हाँ, एक बात और, कल मुझे किसी काम से शहर जाना है, इसलिए तुम कल सुबह जल्दी उठकर मेरा सारा सामान पैक कर देना। और उस ममता को इसके बारे में कुछ मत बताना। लेकिन क्यों? उसे क्यों नहीं बताऊं? अरे उस मनहूस का चेहरा देखकर मैं जब जब किसी काम से बाहर जाता हूँ, वो मेरा सारा काम खराब हो जाता है। सूरज की ये सारी बातें ममता सुन लेती है और उसका दर्द उसकी आंखों से छलकने लगता है। इसलिए वो चुपचाप चाय लेकर आती है और वहाँ पास ही रख देती है। अरे अब तुम्हें क्या हुआ? तुमने अजीब सी शक्ल क्यों बना रखी है? कुछ नहीं जी। इतना कहकर ममता वापस किचन में चली जाती है और उसके अगले दिन सूरज सुबह सुबह शहर के लिए निकल जाता है और ममता चुपचाप अपने कमरे में खिड़की से यह सब देखती है और अपने पति के लिए भगवान से प्रार्थना करती है और फिर वो अपने कामों में लग जाती है। जहाँ ममता घर के सारे गंदे बर्तन धो रही होती है, वहीं आसिमा और भी गंदे बर्तन लाकर ममता के आगे फेंक जाती है और ममता बेचारी अकेले ही घर का सारा काम किया करती है। लेकिन आसिमा घर के कामों में उसकी बिल्कुल भी मदद नहीं किया करती थी। तभी ऐसे ही एक दिन जब आसिमा अपने बाल संवार रही होती है, उसी समय ममता उसके कमरे में आती है और कहती है, अरे आसिमा, लाओ, मैं तुम्हारे बालों में कंघी कर देती हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मेरा एक भी बाल टूटना नहीं चाहिए, वरना मैं तुम्हारे ये सारे बचे कुचे बाल भी नहीं रहने दूंगी। उसी समय ममता आसिमा के बालों की कंघी करने लगती है और आसिमा के कुछ बाल खिंचाव की वजह से टूट जाते हैं। यह देखकर आसिमा गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, अरे ये क्या, तुमने मेरे इतने सारे बाल तोड़ दिए? तुमने ये सब जानबूझकर किया है ना? तुम मुझे भी खुद की तरह टकली बनाना चाहती हो ना? रुको, आज मैं तुम्हें बताती हूँ कि मुझसे उलझने का क्या अंजाम होता है। उसके बाद आसिमा बड़ी ही बेरहमी से ममता के छोटे बालों को पकड़कर खींचने लगती है और ममता दर्द से कराहने लगती है। लेकिन आसिमा उसकी एक नहीं सुनती है और उसके सारे बाल आसिमा के हाथ में आ जाते हैं और वह कहती है, अब आया ना मजा? अब तुम लग रही हो ना पूरी तरह से ईद का चांद। बहुत हो गया आसिमा, अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रुकूंगी। तुम्हें मुबारक हो तुम्हारा यह सुखी संसार। मैं जा रही हूँ यहाँ से। अरे हाँ हाँ, जाओ जाओ, वैसे भी तुम्हारी जैसी औरत को भला कौन अपने घर में रखेगा? चलो निकलो यहाँ से। इतना सुनकर ममता रोते हुए जंगल की तरफ चली जाती है। तभी उसे जंगल में एक पेड़ के नीचे एक गुरुमा दिखाई देती है और उन्हें देखते ही ममता हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करने लगती है।
हे गुरु माँ, आज इस जंगल में आपके दर्शन करके मैं तो धन्य हो गई। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए माँ। उसी समय वह गुरु माँ कहती है, अरे बेटी, तुम कौन हो और इस घने जंगल में क्या कर रही हो? गुरु माँ, आप तो अंतर्यामी हैं, आपको तो सब पता होगा, इसलिए आप कृपया करके मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए कि मैं भी अपने जीवन में खुश रह सकूं। क्यों नहीं बेटी, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक नदी है, तो तुम वहाँ जाकर उस नदी में एक बार डुबकी लगा लो, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे बेटी। जैसा आप कहें गुरु माँ। इतना कहकर ममता उस नदी के पास चली जाती है और उसमें एक बार डुबकी लगा लेती है और उसके डुबकी लगाते ही ममता बिल्कुल दूध की तरह गोरी और उसके सर पे सुनहरे घने बाल आ जाते हैं, जिसकी वजह से ममता बहुत ही खूबसूरत दिखने लगती है। यह सब देखकर ममता बहुत ही खुश हो जाती है और वह वापस से गुरु माँ के पास आती है और उनसे कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुरु माँ, आज आपकी वजह से मुझे इतना सुंदर रूप मिल पाया है। अरे बेटी, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, बल्कि यह तो तुम्हारे मन की सुंदरता है जो बाहर दिखाई दे रही है, और वह एक जादुई नदी है जो लोगों की मन की सुंदरता को बाहर दर्शाता है। इसलिए आज के बाद तुम्हें किसी तरह का कोई कष्ट नहीं होगा और तुम अपने पति के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिता सकोगी। गुरु माँ की बातें सुनकर ममता अपने घर वापस चली जाती है और जब आसिमा ममता की इस खूबसूरती को देखती है तो वो हैरान हो जाती है और कहती है, अरे तुम अचानक इतनी सुंदर कैसे लगने लगी और तुम्हारे सर पे बाल, ये तुम्हारे इतने लंबे बाल कैसे आ गए? उसके बाद ममता आसिमा को उस जादुई नदी के बारे में बता देती है, जिसे सुनकर आसिमा के मन में और सुंदर होने का लालच आ जाता है और वो कहती है, अच्छा तो ये बात है, मैं भी उस जादुई तालाब में जाकर तुमसे भी ज्यादा सुंदर और गोरी होकर आऊंगी, फिर मैं देखती हूँ कि मेरी सुंदरता के आगे तुम कैसे टिकती हो। इतना कहकर आसिमा भी जंगल की ओर चली जाती है। अच्छा तो आप ही हैं वो गुरु माँ? तो गुरु माँ, क्या आप मुझे भी उस सुंदर होने वाली जादुई नदी के बारे में बता सकती हैं? क्यों नहीं बेटी, लेकिन तुम उस तालाब में सिर्फ एक ही बार डुबकी लगाना, वरना तुम्हारे साथ बहुत कुछ गलत हो सकता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। उसके बाद आसिमा उस जादुई तालाब के पास जाती है, लेकिन आसिमा ज्यादा सुंदर होने के लालच में आकर एक बार की जगह कई बार डुबकी लगा लेती है, जिसके बाद उसका शरीर कोयले की तरह काला और सिर पर गिने चुने 2-3 बाल ही रह जाते हैं। यह देखकर आसिमा चिल्लाते हुए गुरु माँ के पास वापस आती है और उनसे कहती है, अरे गुरु माँ देखिए, ये मेरे साथ क्या हो गया। मैं तो वहाँ पर सुंदर होने के लिए आई थी, लेकिन उस जादुई तालाब में डुबकी लगाते ही मेरा रंग रूप तो एकदम ही बदसूरत हो गया। बेटी, ये तो तुम्हारे मन का ही कालापन है जो तुम्हारे चेहरे के जरिए बाहर नजर आ रहा है, क्योंकि तुम एक बहुत ही घमंडी और लालची किस्म की औरत हो। इसलिए आज के बाद तुम्हें अपना जीवन ऐसे ही गुजारना होगा। गुरु माँ की बातें सुनकर आसिमा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह रोते हुए अपने घर चली जाती है। और उस दिन के बाद से ममता खुशी खुशी अपने पति के साथ अपना जीवन बिताने लगती है और आसिमा को उसी तरह रहकर अपना जीवन जीना पड़ता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।